नमस्कार साथियों, ब्रह्मोस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम 60,244 भर्ती के लिए आज अंतिम प्रहार सीरीज का 8वां एपिसोड मैं आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आज कौन कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूं। चलिए पहले बात करेंगे। सबसे पहले तो संविधान के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो सीधे बॉलिनियर फॉर्मेट में लिखे होंगे। प्रमुख त्योहारों की बात करेंगे। यूपी के उपनाम वाले शहर कौन से शहर को किस नाम से जाना जाता। कुछ महत्वपूर्ण साइंस के तथ्य की बात करेंगे। कुछ भारत की जनगणना 2011 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 मैंने आपको पढ़ा दी थी। अब मैं भारत की जनगणना 2011 में आपको पढ़ा रहा हूँ। दोनों इंपॉर्टेंट है, पिछली बार प्रश्न बने थे, मैं इसलिए दोनों टॉपिक कवर कर दिए। चलिए समय को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए बात करते हैं। पहले टॉपिक की ओर चलते हैं। टॉपिक वो है संविधान के महत्वपूर्ण। सबसे पहले आपसे पूछ ले कि कैबिनेट मिशन कब आया, तो ध्यान रखना कैबिनेट मिशन 1946 में आया और कितने सदस्य थे इसमें? 3 सदस्य थे। कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, पैंथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, सर स्टीफर्ड क्रिप्स। पूछे अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष इसका पैंथिक लॉरेंस था। आगे बात करें क्रिप्स मिशन, तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया। महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक या भविष्य में भुगतान ना करने वाला चेक कहा है, ध्यान रखना। आगे बात करें 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया। पूछ ले संविधान सभा का निर्माण कब किया गया, तो 1946 में किया गया। कितने सदस्य थे, तो 389 सदस्य थे। ध्यान रखना 1946 में संविधान सभा का निर्माण किया गया, जिसमें 389 सदस्य थे। 292 सदस्य ब्रिटिश रियासत से थे। 93 सदस्य कहाँ से थे, तो देसी रियासत से थे। ध्यान रखना 292 सदस्य ब्रिटिश भारत से थे, 93 सदस्य देसी रियासत से थे और 4 चीफ कमिश्नर से थे। 4 सदस्य चीफ क्षेत्र से थे। आगे बात करें 15 महिलाएं सदस्य थी। पूछे संविधान सभा में कितनी महिलाएं सदस्य थी, तो 15 महिलाएं सदस्य थी। आगे बात करें 13 और 39 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। मुझे उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब किया गया, तो 13 दिसंबर 1946 को किया गया और यही उद्देश्य प्रस्ताव बाद में प्रस्तावना के रूप में अपनाया गया, प्रस्तावना के रूप में सामने आया। आगे बात करें, ये तो हो ही गया कि 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। बात करें संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सच्चिदानंद सिन्हा थे, लेकिन ये अस्थायी थे। ध्यान रखना से पूछे संविधान सभा के पहले अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा लगाना, लेकिन पूछे संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष, तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पूछे संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष, तो वो तो फिर सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे बात जो प्रथम मंत्रिमंडल था उसकी थोड़ी बात कर लेते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। स्वास्थ्य मंत्री गजनफर अली, स्वास्थ्य मंत्री कौन थे, तो गजनफर अली खान। शिक्षा मंत्री की बात करूं तो अबुल कलाम आजाद। शिक्षा मंत्री कौन, अबुल कलाम आजाद। कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पूछे कानून मंत्री कौन थे, तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहले शिक्षा मंत्री गजनफर शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद और पहले स्वास्थ्य मंत्री तो गजनफर अली खान। आगे बात करें पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे। ध्यान रखना पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो बलदेव सिंह थे और पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पहले विदेश मंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और पहले वित्त मंत्री जॉन मथाई थे। देखिए मैं आप सभी को एक बात और बता दूं, जिन भाई बहनों ने करंट की क्लास नहीं देखी है वो अपने चैनल पर मैंने कल शाम को करंट की क्लास पढ़ाई थी, आप जाकर देख सकते हैं। पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। मैंने उसमें सारे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी थी। लगभग सिर्फ 1 घंटे कुछ मिनट की क्लास है। आपको 1 घंटे के अंदर पूरी करंट अफेयर्स रिवीजन हो जाएगी और मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा। यदि आपको पीडीएफ की जरूरत होगी तो आप मुझे बता देना, मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगा। पूरी करंट अफेयर्स मैंने उसमें लगभग 300 क्वेश्चन लिए हैं, चाहे पेरिस ओलंपिक से प्रश्न बनने हो, चाहे मंत्रिमंडल से प्रश्न बनने हो, चाहे लोकसभा से, चाहे वर्ल्ड कप से, चाहे चंद्रयान 3 से, महत्वपूर्ण ऑपरेशन,
मैंने सब प्रश्न कवर करने की उसमें कोशिश करी, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा। जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख ले, ठीक है। आगे बात, मंत्रिमंडल भी इसमें पढ़ाया है। वित्त मंत्री की वित्त जॉन मथाई है। नेक्स्ट प्रश्न की करें, आगे आपसे पूछे, आगे पूछे कि संविधान की मांग सर्वप्रथम किसने करी थी। तो ध्यान रखना, संविधान की मांग सर्वप्रथम 1934 में मानवेंद्र रॉय ने की थी। किसने की थी? 1934 में मानवेंद्र रॉय ने की थी। संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। संविधान को प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा लिखा गया। ये प्रश्न इंपोर्टेंट है। ये यूपी कांस्टेबल 17 फरवरी की पहली शिफ्ट में पूछा गया था कि संविधान की प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को डिजाइन किसने किया था। तो बच्चे इसका प्रेम बिहारी नारायण रायजादा लगाए थे, लेकिन इसका आंसर श्री नंदलाल बोस है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। संविधान की प्रत्येक पृष्ठ की सीमाओं को, जो प्रत्येक पृष्ठ था उनकी सीमाओं को डिजाइन किसने किया था? तो नंदलाल बोस ने किया था। और संविधान किसके द्वारा हस्तलिखित है? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा हस्तलिखित है। पूछे संविधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधानिक सलाहकार BN राव थे। ध्यान रखना, संविधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। संविधान को बनने में या लिखने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। 26 पूछे संविधान को अंगीकृत कब किया गया, या संविधान बन के कब तैयार हो गया? तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बन के तैयार हो गया, या इसको अंगीकृत किया गया। ध्यान रखना। आगे पूछे संविधान लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी है जी गलत लिख गया। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। ध्यान रखना, संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और संविधान 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट है। आगे बात करें, आगे पूछ ले, आगे बात करें प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ध्यान रखना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 को किया गया, जिसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य? तो 7 सदस्य थे। ध्यान रखना। देखिए, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं खिलाया है। टोटल 8वीं क्लास है, और भाई जो भाई बहन देख रहा होगा उसको मालूम चल गया होगा कि मैंने आपको किस लेवल का कंटेंट दिया है। और जब मैं इसकी मैराथन लूंगा तब आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ क्या कंटेंट में दम थी। मैंने एक पॉइंट पे भी आपको क्वेश्चन नहीं खिलाया है। मैंने पूरे टॉपिक कवर करने की कोशिश करी है, चाहे जनगणना हो, चाहे उत्तर प्रदेश की जनगणना हो, चाहे भारत की जनगणना हो, कुछ भी हो। मैं आपको भी टॉपिक दिलाऊंगा। मैराथन से पहले मैं आपको टॉपिक बताऊंगा कि देखो मैंने हर टॉपिक से, चाहे इकोनॉमिक्स हो, चाहे संविधान हो, चाहे हिस्ट्री, चाहे जियोग्राफी, चाहे पॉलिटी की बात करूँ, चाहे मैं यूपी जीके की बात करूँ और स्टैटिक की भी बात करूं, मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। कंटेंट देखना, आप विश्वास कर जाओगे क्या क्या कंटेंट दिया था। रियल बता रहा हूं मैं आपको। वरना अधिकतर लोग क्वेश्चन खिला के चले जाते हैं, एक प्रैक्टिस सेट चलाएंगे, 38 क्वेश्चन उसमें कराएंगे और इसका आंसर ये है, इसका आंसर ये है। ऐसे जीके नहीं फंसती है। मैंने आपसे पहली क्लास जिस दिन ली थी उस दिन बोला था कि मैं ज़्यादा टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, 3-3 4-4 टॉपिक करके पढ़ाऊंगा। आप पर डे सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करना। पूरी जीके फंसवाने की गारंटी मेरी है। पूरे टॉपिक मैं कवर कराऊंगा और लगभग पूरे टॉपिक 2-3 दिन के अंदर कवर होने वाले हैं। इसके बाद मैं आपकी मैराथन क्लास लूंगा, खुद देख लेना आप, और मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से टॉपिक आपके कवर हो गए। चलिए आगे बात करते हैं। पूछे प्रारूप समिति के तो अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं। संघ समिति के पूछे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। संघ समिति के अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो JB कृपलानी है। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन है? JB कृपलानी है। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति या राज्यपाल के लिए उम्र 35 वर्ष चाहिए। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा सदस्य और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। पूछ ले, लोकसभा सदस्य, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के लिए 25 वर्ष। राज्यसभा सदस्य के पूछे तो 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। ग्राम पंचायत 21 वर्ष और वोट डालने की उम्र 18 वर्ष। ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। आगे पूछे भारतीय संविधान कैसा है? तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान की जो विशेषता है वो भारतीय संविधान कठोर व लचीला है। कैसा है? भारतीय संविधान कठोर व लचीला है। राष्ट्रपति
के चुनाव के लिए कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो ध्यान रखना, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एकल संक्रमणीय मत पद्धति अपनाई जाती है। ठीक है। संसद का गणपूर्ति या कोरम कितना होता है? तो 1/10वां भाग होता है। संसद का गणपूर्ति या कोरम 1/10वां भाग होता है। महाभियोग चलाने पर 14 दिन पहले लिखित सूचना देनी होगी। यदि आप राष्ट्रपति पर महाभियोग चला रहे हो तो सबसे पहले आप राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना आपको देनी होगी कि हम आप पर महाभियोग लगा रहे हैं। चलिए आगे बात करें। पहले निर्विरोध राष्ट्रपति पूछे तो नीलम संजीव रेड्डी हैं। भारत के पहले निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो नीलम संजीव रेड्डी चुने गए। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री पूछे तो चौधरी चरण सिंह हैं। लोकसभा का सामना ना करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? तो चौधरी चरण सिंह हैं। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे तो मोरारजी देसाई है। पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री पूछे तो कौन है? मोरारजी देसाई है। आगे बात करें, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ अशोक स्तंभ से लिया गया। कहाँ से लिया गया? तो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वो सारनाथ के अशोक स्तंभ से लिया गया। नेक्स्ट पॉइंट, राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। पूछ ले, राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया? तो 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। यहाँ पर डेट डालना भूल गया मैं, तो लिख लीजिए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। राष्ट्रीय ध्वज को 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया, लेकिन राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत को 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट प्रश्न है। आगे बात करें, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। पूछे संविधान की आत्मा किसे कहा गया? तो ध्यान रखना, संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा गया। आगे बात करें, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी ने कहा। पूछे प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो प्रस्तावना को संविधान की कुंजी के.एम. मुंशी ने कहा। देखिए कंफ्यूज नहीं होना, वैसे संविधान की आत्मा प्रस्तावना को माना जाता है, लेकिन प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा कहा। तीनों पॉइंट अपने आप में अलग हैं। पूछे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा? तो उन्होंने आर्टिकल 32 को कहा। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। लेकिन संविधान की आत्मा किसे माना गया? तो फिर वो प्रस्तावना को माना गया। आगे बात करें, भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश है। भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट पॉइंट, धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। ठीक है, पूछ ले धन विधेयक कहाँ पर पेश किया जाता है? तो धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक आता है। प्रश्न के देखिए, आप पॉइंट देखिए, इतने खतरनाक पॉइंट है, यदि पेपर में पूछ लिए तो पता नहीं चलेगा कि प्रश्न कहाँ से करें। ध्यान रखना, लेकिन फिर भी मैंने आपको कुछ सिलेक्टेड प्रश्न रखे हैं, कि हाँ ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है। संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक आता है। सभी को मालूम होगा कि जो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति इनके वेतन है वो भारत की संचित निधि से दिए जाते हैं, लेकिन पूछ ले किस निधि से पैसा निकालने के लिए कौन सा विधेयक आता है? तो संचित निधि से पैसा निकालने के लिए विनियोग विधेयक आता है। आगे बात करें, राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। ध्यान रखना, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको देता? उपराष्ट्रपति को देता है। ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या वर्तमान स्थिति में 34 है, एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। ध्यान रखना, ठीक है। मैं ये आंकड़ा अभी आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का भी बताऊंगा, पिछली बार पेपर में पूछा गया था, इसलिए मैंने इस बार सुप्रीम कोर्ट का शामिल कर लिया। इसको कहते हैं एक्सपीरियंस। ध्यान रखना, मैंने आपको उस दिन भी कल वाली या परसों वाली क्लास में बताया था कि पेपर पढ़ाने से पहले यदि आपने प्रीवियस ईयर का अध्ययन किया और ढंग से समझी बात को, तो आप कम से कम जीके में अच्छा से अच्छा स्कोर कर जाओगे। आगे बात करें, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश रहता है उसका काल जो रहता है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो। सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश का कार्यकाल है 5 या 65 वर्ष। यही मैं हाई कोर्ट की बात करूं तो 6 या 62 वर्ष है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल 6 या 62 वर्ष है।
राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है, ध्यान रखना। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता? तो हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। राज्यपाल को शपथ हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। आगे बात करें, आगे तुमसे पूछ ले, 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। पूछे पंचायती राज व्यवस्था कहाँ से शुरू हुई? तो 2 अक्टूबर 1959 को 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से पंचायती राज व्यवस्था शुरू हुई। आगे बात करें विधान परिषद वाले राज्य। पूछे वर्तमान में कितने राज्यों में विधान परिषद है? पहली बात तो ध्यान रखना, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए। विधान परिषद वाले राज्य, तो ध्यान रखना वर्तमान में 6 राज्यों में विधान परिषद है। और 6 कौन कौन से राज्य हैं? तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार। कितने राज्यों में? तो 6 राज्यों में। कौन कौन से? तेलंगाना में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और कर्नाटक और बिहार में। 6 राज्यों में विधान परिषद है। आगे बात करें, हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन शपथ राज्यपाल दिलाता है। इंपोर्टेंट प्रश्न है, जो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहते उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन उन्हें शपथ राज्यपाल दिलाता है। सीधा सीधा पूछ लेगा, कंफ्यूजन नहीं करना। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और शपथ उन्हें राज्यपाल दिलाता है। वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। वर्तमान में कितनी राष्ट्रीय पार्टियां हैं? तो वर्तमान में 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। अब देखिए, मैंने आपको ये संविधान के तथ्य थे जो कि मैंने आपको कवर करा दिए। फिर अगले टॉपिक के बारे में बात करेंगे, लेकिन एक बात सुनिए, मैंने आपको संविधान लगभग पेपर की दृष्टि से अब मैंने आज कंप्लीट करा दिया। वैसे मैं आपको पूरा संविधान नहीं पढ़ा सकता, लेकिन और लोगों की तुलना में जो क्वेश्चन खिला के जाते कि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में करा दिया, उनसे मैंने कई गुना 100% अच्छा देने की कोशिश करी, उनसे तो कई गुना। अब खुद समझना आप। सबसे पहले मैंने लगभग आपको इंपोर्टेंट 100 आर्टिकल एक पूरे फॉर्मेट में कराए। इसके बाद मैंने तुमको 12 की 12 अनुसूची बताई, 10 के 10 देशों से संविधान स्रोत क्या लिया गया वो पढ़ाया। इंपोर्टेंट मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बताए कि कौन से देश से क्या लिया गया। इसके बाद मैंने प्रमुख भाग पढ़ाए। क्या पढ़ाए? प्रमुख भाग पढ़ाए। 25 के 25 भाग नहीं पढ़ाए, लेकिन मैंने आपको 14 से 15 भाग पढ़ाए थे जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। पूरे तो मैंने आपको आर्टिकल कवर करा दिए, पूरी मैंने अनुसूची कवर करा दी, संविधान के स्रोत कवर करा दिए, संविधान संशोधन कवर करा दिया, प्रमुख मैंने भाग कवर करा दिए। एक बात बताइए, संविधान का जो बेस है वो यही है कि नहीं है? बोलो यस या नो। इसके बाद जो प्रश्न अलग से बनने लायक थे वो मैंने आपको आज करा दिए। देखिए, वो प्रश्न मैंने आपको आज 8 स्लाइड में करा दिए। अब बताइए, जो क्वेश्चन खिलाते उससे बेहतर ये है कि आपको वो क्वेश्चन वाला कंटेंट बेहतर है। ये मैंने आपको आज टोटल कवर करा दिया। अब बोलिए, यदि आपने, अब आप चाहते 8 दिन बचे, 8-10 दिन बचे ना पूरे, और जिस दिन से मैंने क्लास स्टार्ट करी उस दिन लगभग 15-16 दिन बचे थे। तो 15-16 दिन में मैं आपको पूरे संविधान नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी आप कंटेंट देखिए कि मैंने आपको एक संविधान का बेस बना दिया, आधार बना दिया। यदि आप इस लेवल की तैयारी करते हो तो आप और लोगों से पीछे कभी नहीं हो पाओगे, क्योंकि हर कोई एक जीके का बेस बना के जाता है। आप खुद देख लीजिएगा, जो भी प्रश्न आएगा वो इसी से आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। पूछेगा, आर्टिकल पूछेगा, अनुसूची पूछेगा, संविधान के भाग से पूछेगा, या संविधान संशोधन से पूछेगा, या संविधान स्रोत से पूछेगा। इसके बाद में नहीं पूछेगा तो जो प्रमुख तथ्य है वहां से पूछेगा कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन है, या राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी है, शपथ कौन दिलाता है, सब मैंने कवर करा दिया। खुद देख लीजिए ना आप। तो पेपर की दृष्टि से मैंने आपको टोटल इंपोर्टेंट कंटेंट कवर करा दिया। अब बात करते हैं प्रमुख त्योहार की। प्रमुख त्योहार की बात करें तो पूछ ले, मरु महोत्सव तो जैसलमेर राजस्थान में मनाया जाता है। मेदराम यात्रा तेलंगाना का है। खजुराहो महोत्सव मध्य प्रदेश छतरपुर। कंचौत महोत्सव पूछे तो जम्मू कश्मीर का है। पुष्कर मेला पूछे तो अजमेर राजस्थान में। पुष्कर महोत्सव पूछे तो जम्मू कश्मीर में है। दोनों प्रश्न अलग अलग हैं। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान, पुष्कर महोत्सव जम्मू कश्मीर। ऊंट महोत्सव पूछे तो बीकानेर में है। ऊंट महोत्सव पूछे तो बीकानेर में है। पुष्कर मेला तो अजमेर राजस्थान का है। पुष्कर महोत्सव तो जम्मू कश्मीर का है। ऊंट महोत्सव पूछे तो बीकानेर राजस्थान। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का है। स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल लद्दाख का है। ताज महोत्सव की बात करें, ताज महोत्सव आगरा का है।
लोसर पूछे तो लद्दाख, और लोसांग पूछे तो सिक्किम। और मकरविलक्कू महोत्सव सबरीमाला मंदिर केरल में मनाया जाता है, ध्यान रखना। मकरविलक्कू कहाँ का है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में मनाया जाता है। सबरीमाला मंदिर में किसकी पूजा की जाती? तो लॉर्ड अयप्पा की पूजा की जाती है। आगे बात करें कचाई लेमन महोत्सव, तो मणिपुर का है। कचाई लेमन महोत्सव मणिपुर का है। लोहड़ी पंजाब का है। सिग्मो उत्सव गोवा का है। साव जो आप पूछे तो गोवा का है। बांचुआ पूछे तो बांचुआ महोत्सव असम का है, ध्यान रखना। बांचुआ महोत्सव असम का है। हॉर्नबिल नागालैंड का है। नुआखाई उड़ीसा का है। हॉर्नबिल नागालैंड, नुआखाई उड़ीसा का त्यौहार है। काला घोड़ा महोत्सव पूछे तो महाराष्ट्र का है। काला घोड़ा महोत्सव महाराष्ट्र का है। और काला नमक चावल उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर का है। काला घोड़ा महाराष्ट्र मुंबई, काला नमक चावल उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर। चिराऊ बम्बू या चापरा चारकूट महोत्सव मिजोरम का है। चिराऊ बम्बू या चापरा चारकूट महोत्सव मिजोरम का है। बथुकम्बा की बात करूं तो जिसे फूलों का त्योहार कहते हैं, तेलंगाना का है। पिछली बार एक प्रश्न यहाँ से पूछा गया था गुड़ी पड़वा, कि गुड़ी पड़वा कहाँ का त्योहार है। प्रश्न इंपोर्टेंट है, मैं बात वही बार बार करूंगा। मैंने कोई टॉपिक आपको सही बताऊं ना प्रहार सीरीज में फर्जी पढ़ाया है, और जितनी भी अभी क्लासें लेने वाला हूं ना मैं आपको फर्जी पढ़ाऊंगा। यदि मुझे आपको फर्जी टॉपिक पढ़ाना होता तो मैं आपको रियलिटी बता देता। मैं भी कई टॉपिक कैसे नाम लेके बता दूंगा जो टॉपिक बिल्कुल बेकार है और प्रश्न बनने की कोई संभावना नहीं है। मैं आपको कई टॉपिक ऐसे नाम लेके बता दूंगा, और आप देख लेना उनसे प्रश्न बनेगा भी नहीं। एक भी शिफ्ट में यदि एक प्रश्न आप बता दो कि इस टॉपिक से जो प्रश्न आया था तो मान जाऊंगा मैं। ऐसे हैं कई टॉपिक, लेकिन जे सिर्फ उन्हीं को जानकारी होगी भाई जिसने प्रीवियस ईयर पढ़े होंगे। मैं आपसे बार बार कह रहा, मैंने 2018 की पूरी प्रीवियस ईयर पढ़ी, फिर जो री एग्जाम हुआ उसके प्रीवियस ईयर पढ़ी, इसके बाद 2019 के कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर पढ़े, फिर मैंने इसके बाद जेल बॉर्डर फायरमैन के प्रीवियस ईयर उठाए, और कुछ मैंने यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पढ़ी। इसके बाद मैं आपको ये क्लासें लेकर आया हूँ, और जो अभी ये पेपर हुआ 17-18 में, ये तो फिर मैंने ढंग से पढ़ाई है। चलिए आगे पूछे थाईपुसम तमिलनाडु, फूलदेई उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़। थाईपुसम पूछे तो तमिलनाडु, फूलदेई उत्तराखंड, हरेला उत्तराखंड और हरेली छत्तीसगढ़। आगे बात करें, आगे पूछे मांडू निमाड़ी मिर्च महोत्सव, तो मध्य प्रदेश में मनाया जाता। तानसेन महोत्सव मध्य प्रदेश ग्वालियर में मनाया जाता। धानु यात्रा उड़ीसा, लाई हरोबा मणिपुर। खारची पूजा पूछे तो त्रिपुरा है। हेरात पर्व पूछे तो जम्मू कश्मीर है। चेरी ब्लोजम पूछे तो मेघालय शिलोंग का है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद है। सूरजकुंड मेला फरीदाबाद है। पोंगल पूछे तो तमिलनाडु है। पोंगल पूछे तो तमिलनाडु है। आगे बात करें, आगे आपसे पूछे कि अट्टुकल पोंगल तो केरल का है। अट्टुकल पोंगल कहाँ का है? केरल का। ओणम केरल का है। बिहू असम का है। अट्टुकल पोंगल केरल, बिहू असम और ओणम केरल। आगे बात करें अंबुबाची का मेला, तो असम में लगता कामाख्या माता मंदिर में। पूछे कामाख्या माता मंदिर कहाँ है? तो असम में है। अंबुबाची का मेला यहीं पर लगता है। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में लगता। खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर में। छठ पर्व बिहार में मनाया जाता और सूर्य भगवान को समर्पित है। छठ पर्व कहाँ का त्यौहार है? तो बिहार में मनाया जाता और सूर्य भगवान को समर्पित है। कम्बाला कर्नाटक का, जिसमें बैलों की दौड़ होती। और गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। देखिए अंतिम पॉइंट पर लिखा था, अब जो लोग ने नहीं पढ़ा होगा वो पिछली बार नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि ये मेरे पिछली बार कई सिलेबस है जो मैंने पिछली बार चुन के टॉपिक रखे थे, वही मैं टॉपिक आपको इस बार कवर करा रहा हूँ। बस प्रीवियस ईयर मैंने देखा तो कुछ टॉपिक मैंने इस बार बढ़ा दिए हैं कि 17-18 तारीख में जो पेपर हुआ था उसको देख के, लेकिन ये पूरा पिछली बार का है। और पिछली बार 48 दिन की तैयारी में टोटल चारों शिफ्ट में मिला के 109% मैंने आपको छपवा दिए थे अपने नोट से 48 दिन के अंदर। गुड़ी पड़वा पूछे तो वो महाराष्ट्र का है, ध्यान रखना। ये प्रमुख तुम्हारे जो टॉपिक थे वो मैंने आपको कवर करा दिया। अब बात करते हैं कुछ साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य की बात करते हैं। पूछ ले आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहते? तो लीनियस को कहते। अब देखिए साइंस में प्रश्न अम्ल से पूछा गया था, मैंने आपको कवर करा दिया। विटामिन भी मैंने आपको कवर करा दिया। कुछ पॉइंट मैंने आपको ऐसे कवर करा देता हूँ। आधुनिक वर्गीकरण का पिता लीनियस को कहा जाता। 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया? तो आर्च हेटेकर ने दिया। शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। कुछ शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी
कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी, कीटों के अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहते हैं। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? तो काइटिन की बनी होती है। पादपों की कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। इंपोर्टेंट है, मुझे पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती? तो सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। कोशिका का सबसे बड़ा भाग केंद्रक होता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। ध्यान रखना, केंद्रक की खोज कब की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में की थी। आगे बात करें, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहते हैं। पूछे कोशिका का दिमाग किसे कहते हैं? तो केंद्रक को कहते हैं। केंद्रक प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। जो केंद्रक होता है वो प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। कोशिका सिद्धांत स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? तो स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। गुणसूत्रों की संख्या 23 जोड़ी या 46 होती है मनुष्य में। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 23 जोड़ी या 46 होती है। कुत्ता में गुणसूत्र 78 होते हैं, चिंपांजी में 48 होते हैं, मच्छर में 6 होते हैं, तंबाकू में 48 होते हैं, आलू में भी 48 होते हैं, टमाटर में 24 होते हैं। जब भी अपन सब्जी बनाते हैं तो आलू की तुलना में टमाटर आधे डालते हैं सब्जी में, इसलिए आलू में 48 होते हैं और टमाटर में 24 होते हैं। मटर में 14 होते हैं, घोड़ा में 64 होते हैं, एस्केरस में 2 होते हैं और सर्वाधिक गुणसूत्र टेरिडोफाइटा में होते 1300 से लेके 1600 तक। ध्यान रखना, तो टेरिडोफाइटा में कितने होते? 1300 से लेके 1600 तक होते हैं। आगे बात करें, न्यूक्लिक अम्ल की खोज नीजर ने की थी। पहला पॉइंट है जो आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन ये वाला पॉइंट है कि न्यूक्लिक अम्ल की खोज नीजर ने की थी। पूछ ले, न्यूक्लिक अम्ल की खोज किसने की थी? तो नीजर ने की थी। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है, डीएनए और आरएनए। ध्यान रखना, पूछ लेगा कि डीएनए और आरएनए किसका भाग है? तो डीएनए और आरएनए न्यूक्लिक अम्ल का भाग है। इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार का होता है। डीएनए की खोज जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में की थी। डीएनए की खोज जेडी वॉटसन एवं क्रिक ने 1953 में की थी। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। पूछे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एवं हर्दलवक में भी पाया जाता है। वैसे डीएनए पूछे कहाँ पाया जाता? तो केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए किस प्रोटीन का बना होता है? तो डीएनए हिस्टोन नामक प्रोटीन का बना होता है। डीएनए अनुवांशिकी लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजता है। डीएनए का काम क्या होता है? अनुवांशिक लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में भेजना। आगे बात करें, डीएनए फिंगरप्रिंट चेकिंग केंद्र हैदराबाद में स्थित है। डीएनए फिंगरप्रिंट चेकिंग केंद्र हैदराबाद में स्थित है। डीएनए परिवर्तन, जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। पूछ ले, जीन परिवर्तन कहाँ पर होता? तो जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए की फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए में थाइमिन की जगह यूरेसिल पाया जाता है। आरएनए 3 प्रकार का होता है। आरएनए कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, आरएनए 3 प्रकार का होता है। आगे बात करें, आरएनए का प्रमुख कार्य प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। पूछे आरएनए का प्रमुख कार्य क्या है? तो प्रोटीन का संश्लेषण करना। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। पूछे क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम Mg धातु पाई जाती है, Mn नहीं। पेपर में Mn और Mg दोनों लिख के देता, आप कंफ्यूज नहीं होना। मैग्नीशियम Mg धातु पाई जाती है, Mn जो होता है वो मैग्नीज होता है। ध्यान रखना, फूलों एवं बीजों को रंग वर्णी लवक प्रदान करता है। पूछे फूलों एवं बीजों का रंग किससे प्रदान होता है? तो वर्णी लवक से। लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। पूछे लाइसोसोम की खोज किसने की थी? तो डी डुबे ने की थी। लाइसोसोम को आत्महत्या या आत्मघाती थैली कहते हैं। पूछे लाइसोसोम की खोज किसने की थी? डी डुबे ने। इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर ने की थी। इसका काम प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खोज KR पोर्टर ने की थी। इसका काम प्रोटीन संश्लेषण करना होता है। कोशिका का पावर हाउस या इंजन या बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। पूछे कोशिका का पावर हाउस या इंजन या बिजली घर किसे कहते? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं।
माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने की थी। डीएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोटाइड है। पूछे डीएनए का मूल मात्रक क्या है? तो न्यूक्लियोटाइड है। और आरएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोसाइड है। ध्यान रखना, आरएनए का मूल मात्रक न्यूक्लियोसाइड है। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है या तंत्र की होती है? पूछे सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? तो तंत्र की होती है, न्यूरॉन की होती है। कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है। ध्यान रखना, कोशिका झिल्ली पादप एवं जंतुओं दोनों में पाई जाती है। ठीक है, आगे बात करें। आगे पूछे तारक काय का कार्य कोश का विभाजन करना होता है। यहाँ पे जो तारक काय लिखा है पहले पॉइंट पर, तारक काय का कार्य कोशिका का विभाजन करना होता है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो लाइकोपिन के कारण होता है। अब देखिए साइंस के पॉइंट देखिए आप, मैंने चुन चुन के पॉइंट लिए हैं कि जो पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको पूरे कवर करा दिए हैं। मैंने विटामिन आपको पढ़ा दिया, अम्ल से पढ़ा दिया। एक दिन मैं आपको महत्वपूर्ण जो मात्रक है किसका मात्रक क्या होता है वो पढ़ा दूंगा, क्योंकि आपके पेपर में लिखा है कि बेसिक साइंस, डीपली नहीं पूछेगा आपसे, बेसिक साइंस के लिख के दिया है और पिछली बार बेसिक ही पूछी थी। ध्यान रखना। इसके बाद आगे बात करें, अनुवांशिकता के जनक ग्रेगर जॉन मेंडल हैं। पूछे अनुवांशिकता के जनक कौन है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल है। मनुष्य में कायक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है। वैसे मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है, लेकिन कायक गुणसूत्रों की संख्या 44 होती है, 22 जोड़ी, और टोटल 23 जोड़ी होते हैं। ध्यान रखना 46 होते हैं। लिंग का निर्धारण बाई गुणसूत्र करता है। ध्यान रखना, जब भी लिंग का निर्धारण पूछे तो बाई गुणसूत्र करता है। ठीक है, मेल या फीमेल का निर्धारण कौन करेगा? तो वो बाई गुणसूत्र करता है। आगे बात करें, लड़की में गुणसूत्र XX पाए जाते हैं और लड़कों में गुणसूत्र XY पाए जाते हैं। ठीक है, ये वो डायग्राम है जो लिंग का निर्धारण दिखाया गया। आगे बात करें, वायु प्रदूषण का संकेतांक लाइकेन होता है। पूछे लाइकेन किसका संकेतांक होता है? तो वायु प्रदूषण का संकेतांक होता है। कवक और शैवाल का सहजीवन लाइकेन होता है। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। जीवाणु विज्ञान का पिता ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। ये स्लाइड आपको थोड़ी कम दिख रही होगी, इसमें थोड़ा मैंने ज़्यादा डीपली लिख दिया, थोड़ा छोटा छोटा लिख दिया, पास में लिख दिया, लेकिन अब गलती नहीं होगी ऐसी, लेकिन मैं आपको स्पष्ट बोल के बता रहा हूँ, लेकिन पॉइंट पूरे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। पहला, रेबीज मुक्त राज्य पूछे तो गोवा है। रेबीज कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज के टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। पूछे रेबीज के टीके की खोज किसने करी थी? तो लुई पास्चर ने की थी। और पूछे चेचक के टीके की खोज किसने करी थी? तो एडवर्ड जेनर ने की थी। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। पौधों की आयु का निर्धारण डेंड्रोलॉजी से किया जाता है। ध्यान रखना, पौधों की आयु का निर्धारण डेंड्रोलॉजी से किया जाता है। आगे बात करें, आगे पूछ ले, पौधों की आयु का निर्धारण डेंड्रोलॉजी से किया जाता है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है, सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया है, सबसे छोटा फूल बुल्फिया है। प्लाज्मा में फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकालने से, प्लाज्मा से फाइब्रोनोजिन प्रोटीन निकालने से सीरम प्राप्त होता है। ध्यान रखना, सीरम प्राप्त होता है। आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहते हैं, या ब्लड बैंक पूछे तो वो भी पिलिया या स्प्लीन को कहते हैं। ध्यान रखना, आरबीसी का कब्रिस्तान पिलिया को कहते हैं, ब्लड बैंक या स्प्लीन या पिलिया को कहते हैं। ध्यान रखना, ब्लड बैंक पूछे तो स्प्लीन या पिलिया को कहते हैं। यदि आपसे पूछे कि खून का निर्माण कहाँ होता है, तो वो अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। ध्यान रखना, ब्लड का निर्माण हमारे शरीर में अस्थि मज्जा में होता है। एनीमिया रोग रक्त की कमी से होता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो रक्त की कमी से होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 2 से 3 दिन होता है। आरएच फैक्टर की खोज बीनर और लैंडस्टीनर ने की थी। आरएच फैक्टर की खोज किसने की थी? तो बीनर और लैंडस्टीनर ने की थी। अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। यह प्रोटीन पाचक में सहायक होता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल होता है। तो दांतों वाले भाग पर होता है, जो दांतों के नीचे वाला हिस्सा रहता है वो इनेमल कहते हैं। वो जो सबसे मजबूत भाग होता है, सबसे कठोर भाग होता है। आगे आपसे पूछे
ये टॉपिक साइंस के सिर्फ इतने ही पॉइंट थे जो कि मैंने आपको कवर करा दिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे। कुछ प्रश्न और सुन लीजिए। पूछे कि कोशिका की खोज किसने करी थी, तो 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने करी थी। कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने करी थी, लेकिन मृत कोशिका की खोज करी थी। अगर मुझे जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूबन हॉक ने की थी। नोट कर लेना इन पॉइंट को। यहाँ पर मैं नहीं लिख पाया आपको, तो मैं आगे आपको बेसिक तरीका से लिख के दिखा दे रहा। कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक ने करी थी, मृत कोशिका की करी थी और बोतल की कॉर्क पर की थी। जीवित कोशिका की खोज ल्यूबन हॉक ने करी थी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो ल्यूबन हॉक ने की थी। सबसे लंबी कोशिका पूछे तो मैंने आपको बता दी तंत्र का तंत्र की होती। सबसे बड़ी कोशिका पूछे तो शुतुरमुर्ग के अंडे की होती। सबसे लंबी कोशिका तंत्र का तंत्र की होती, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे की होती और सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती। ध्यान रखना, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा की होती। ठीक है, तो ये साइंस के महत्वपूर्ण तथ्य थे जो कि मैंने आपको कवर करा दिए। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, उत्तर प्रदेश जीके का उपनाम वाले शहर, किस शहर को किस नाम से जाना जाता। पूछे संगम नगरी या कुंभ नगरी, तो प्रयागराज। गोरखधाम, गोरखपुर को कहते। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, कानपुर को कहते। राम जन्मभूमि, अयोध्या। कैंची नगरी पूछे तो मेरठ को कहते। ताला नगरी, अलीगढ़। इत्र नगरी, कन्नौज को कहते। खुशबुओं का शहर या इत्र नगरी। नवाबों का शहर, लखनऊ को कहते। ताज नगरी या पेठा नगरी, आगरा को कहते। ताज नगरी या पेठा नगरी, आगरा को कहते। सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी, फिरोजाबाद को कहते। यहाँ लगभग 200 वर्षों से पुरानी कांच की चूड़ियाँ बनाई जा रही हैं, ऐसा कहते हैं। मतलब सुहाग नगरी या चूड़ी नगरी फिरोजाबाद को कहते। कृष्ण नगरी मथुरा को कहते। कृष्ण नगरी पूछे तो मथुरा को कहते। बागों का नगर लखनऊ को कहते। उत्तर प्रदेश की बात कर रहा मैं, वैसे बागों का शहर फिर वो बागों का बगीचा वो बेंगलुरु को कहते हैं, लेकिन बागों का नगर यूपी में पूछे तो लखनऊ का कहते। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहते। पीतल नगरी या बर्तनों का शहर मुरादाबाद को कहते। विश्वनाथ नगरी या घाटों का नगर वाराणसी को कहते। विश्वनाथ नगरी या घाटों का नगर वाराणसी। आमों का नगर मलिहाबाद लखनऊ। सुरमा नगरी पूछे तो बरेली को कहते। सुरमा नगरी बरेली को कहते। आंवला नगरी प्रतापगढ़ को कहते। चर्म नगर कानपुर, चर्म नगर कानपुर। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी गाजियाबाद को कहते। छोटा दिल्ली या उद्योग नगरी गाजियाबाद। क्रांति नगर मेरठ को कहते। क्रांति नगर मेरठ को कहते। काशी का बहन गाजीपुर को कहते। काशी की बहन गाजीपुर को कहते। धान का कटोरा चंदौली को कहते हैं। धान का कटोरा चंदौली को कहते हैं। चाकुओं का शहर रामपुर को कहते। चाकुओं का शहर रामपुर को कहते। हींग व गुलाल नगरी पूछे तो हाथरस को कहते। हींग व गुलाल नगरी हाथरस को कहते। भारत का सिराज या सिराज ए हिंद जौनपुर को कहते। ध्यान रखना, भारत का सिराज या सिराज ए हिंद जौनपुर को कहते। और जौनपुर फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। लास्ट टॉपिक जनगणना 2011, ये भारत की जनगणना है। उत्तर प्रदेश की जनगणना में आपको कवर करा चुका, शायद पहली प्रहार सीरीज या दूसरी प्रहार सीरीज में करा चुका। देख लेना, थंबनेल पर हर पॉइंट लिखा है, जो भी आपको पढ़ना हो उसी क्लास में जाके पढ़ लीजिए। ठीक है, बात करें 2011 की जनगणना, तो 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना थी। 1931 के बाद जाति आधारित जनगणना थी। 2011 की जनगणना स्वतंत्रता के बाद पूछे तो 7वें नंबर की थी। 1972 से पूछे तो 15वें नंबर की थी। और 10 की आधार 1981 से पूछे तो 14वें नंबर की थी। 2011 की जनगणना जो क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो कि भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। इस पूरे क्षेत्रफल में 2011 की जनगणना हुई थी। आगे बात करें, पूरे विश्व के अनुसार भारत की जनसंख्या 17.5% है। पूरे विश्व की जनसंख्या का भारत की जनसंख्या 17.5% है। जो शुभंकर है वो प्रगणक शिक्षिका है। शुभंकर क्या है? प्रगणक शिक्षिका। टैगलाइन है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। आगे बात करें 10 की वृद्धि दर की बात करूं तो 17.7% 10 की वृद्धि दर रही। वार्षिक वृद्धि दर कोई नहीं पूछेगा, ध्यान रखना, कोई जरूरत नहीं है, मैं काट दे रहा आपके सामने, इंपोर्टेंट भी नहीं है। विश्वास से कहता हूँ जी नहीं पूछेगा तो नहीं पूछेगा। ठीक है, 10 की वृद्धि दर 17.7% है। नागालैंड राज्य एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी नकारात्मक वृद्धि दर रही। ध्यान रखना, नागालैंड एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी वृद्धि दर नकारात्मक रही।
जनसंख्या घनत्व 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। जी उत्तर प्रदेश की बात करूं तो 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, लेकिन भारत का 382 प्रति वर्ग किलोमीटर है। लिंगानुपात की बात करूं तो 9 से 43 महिलाओं पर 1000 पुरुष। शिशु लिंगानुपात की बात करूं तो 918/1000। साक्षरता की बात करूं तो जो साक्षरता है वो ओवरऑल 73% है और पुरुष साक्षरता 80.9% है। महिला साक्षरता 64.6% है। ध्यान रखना, महिला साक्षरता 64.6% है। आगे बात करें, देश की कुल नगरीय जनसंख्या 31.2% है। नगरों में इतने लोग रह रहे हैं और ग्रामीण 68.8% है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है और तीसरे नंबर पर बिहार में है। ध्यान रखना, सबसे कम तो सिक्किम में है और दूसरे नंबर पे सबसे कम तो मिजोरम में जनसंख्या है। आगे बात करें, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पहले नंबर पर बिहार है और दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व की बात करूं तो पहले नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है और दूसरे नंबर पर मिजोरम है। आगे बात करें, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाले राज्य, तो पहले नंबर पर सबसे ज्यादा लिंगानुपात केरल का है और दूसरे नंबर तमिलनाडु का है। दोनों नीचे वाले राज्य हैं। सबसे कम लिंगानुपात तो हरियाणा का है और जम्मू कश्मीर का है। दूसरा पूछे तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, दूसरा पूछे तो जम्मू कश्मीर का। सबसे ज्यादा साक्षरता वाला राज्य, तो पहले नंबर पर केरल है और दूसरे नंबर पर मिजोरम है। सबसे ज्यादा साक्षरता दूसरे नंबर पर मिजोरम है। सबसे कम साक्षरता पूछे तो पहले नंबर पर बिहार है और दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है। सर्वाधिक पुरुष व महिला साक्षरता दोनों में पूछे तो केरल ही है। सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता केरल, सबसे ज्यादा महिला साक्षरता केरल, लेकिन सबसे कम पुरुष साक्षरता तो वो बिहार में है और सबसे कम महिला साक्षरता तो वो राजस्थान में है। ये दोनों अपने आप में अलग हैं, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछे सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य पूछे तो वो मेघालय है। सबसे ज्यादा 10 की वृद्धि दर मेघालय में हुई, सबसे कम 10 की वृद्धि दर नागालैंड में हुई। सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या महाराष्ट्र में रहती, सबसे कम नगरीय जनसंख्या सिक्किम में रहती। एससी पॉपुलेशन की बात करूं तो 16.6% एससी जनसंख्या है और एसटी की बात करूं तो 8.6% एसटी जनसंख्या है। सबसे ज्यादा एससी उत्तर प्रदेश में रहते, सबसे अधिक एसटी मध्य प्रदेश में रहते। यही आंकड़े यदि मैं परसेंटेज से बात करूं तो सबसे ज्यादा एससी पंजाब में रहते और सबसे ज्यादा एसटी मिजोरम में रहते परसेंटेज में। पंजाब व हरियाणा में एसटी जनसंख्या नहीं रहती है, ध्यान रखना। आगे बात करें, आगे पूछे सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र है। सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिला ठाणे महाराष्ट्र है। सबसे कम जनसंख्या वाला जिला पूछे तो दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश है। कुछ केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो सर्वाधिक जनसंख्या किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो दिल्ली में है, दूसरे नंबर पर पांडुचेरी में है और तीसरे नंबर पर चंडीगढ़ में है। सबसे कम जनसंख्या लक्षद्वीप में है। सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार में है। सर्वाधिक लिंगानुपात की बात करूं तो पांडुचेरी का है, सबसे कम लिंगानुपात दमन और दीप का है। लास्ट स्लाइड, सर्वाधिक साक्षरता लक्षद्वीप में है, सबसे कम साक्षरता दादर नगर हवेली में है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी पूछे तो दादर नगर हवेली है और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर वाला यूटी पूछे तो वो लक्षद्वीप है। सबसे ज्यादा एससी दिल्ली में रहती, सबसे ज्यादा एसटी दादर नगर हवेली में रहते और 2011 के जनगणना आयुक्त सी चंद्रमौली थे और 2011 में 29% पूछे गए थे। मुझे 2011 की जनगणना में कितने परसेंट पूछे गए थे, तो 2011 की जनगणना में 29% पूछे गए थे, ध्यान रखना। इतना जी आज का कंटेंट था भाई। आप बताइए आपको कंटेंट कैसा लगा हो कि यहाँ पेपर की दृष्टि से इम्पोर्टेंट था, तो बार बार कहूँगा कि प्लीज़ अपने दोस्तों तक शेयर करें और भी दोस्तों को बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। बाकी की जानकारी देता रहूँगा और ऐसे ही आपको पढ़ाता रहूँगा। करंट अफेयर्स की क्लास देख लें, जिन भाई बहनों ने नहीं देखी पूरी मैंने आपको करंट अफेयर्स क्लास कवर करा दी है। और आज मैं शाम को एक इसी प्रकार प्रमुख जो ट्रिक्स रहती हैं ट्रिक, उनकी क्लास लेने वाला हूँ। इम्पोर्टेंट ट्रिक कि कौन कौन से प्रश्न ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं, तो लगभग आपके उससे भी बहुत परसेंट ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे। सही ट्रिक रहेंगी, बिल्कुल एक्यूरेट ट्रिक रहेंगी, फर्जी ट्रिक नहीं रहेंगी, तो आपको उनसे भी तो एक शाम को मैं क्लास लूँगा जो आप पढ़ लेना। ठीक है, बाकी का धन्यवाद।